स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ पैराग्वे में और उसकी कैपिटल असुंसियोन में। पर भाई कल से जो मेरे साथ हो रहा है ना, आप लोग जो पिछली वीडियो से जुड़े हुए हो कि मेरे कान में दिक्कत हो गई और मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मेरे कान का पर्दा फट गया है। क्योंकि मैंने जब फ्लाइट से उतरा, मैंने नाक अपनी खींची और कान खोलने की कोशिश करी, तो शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर दिया और उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कान का पर्दा थोड़ा रप्चर हो गया। मतलब फटना वो एक बिल्कुल देसी भाषा में कहते हैं कान का पर्दा फट गया, वैसे उसको कहते हैं ईयर ड्रम। थोड़ी सी और लैंग्वेज में आप कहोगे तो उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो रप्चर हो जाती है, वो खुद भी ठीक हो जाती है, पर अगर ज़्यादा रप्चर हो गई तो टिम्पेनोप्लास्टी करानी पड़ती है, मतलब एक दोबारा से बनवानी पड़ती है। तो अगर बनवानी पड़ गई तो भाई मेरे को अभी तुरंत यहाँ से इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर का मेरे को नहीं पता कैसा क्या सिस्टम है। तो अभी तो मैं सुबह सुबह उठा और एक खुशखबरी तो ये है कि मेरा बैग मिल गया उन लोगों को और वो मेरे होटल में पहुँचा रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है फ्लाइट में, तो संटी भाई को कहूँगा वो रिसीव करेंगे मेरा बैग। और ये पता नहीं कहाँ भाई जानबूझ के घुमा के लेके जाने लग रहा है मेरे को। जो यहाँ पे मैंने चालक बुलाया है, टैक्सी वाला बुलाया है, तो पहले भी डॉक्टर का जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पता नहीं यार, मेरा तो मतलब कल इतनी तेज़ दर्द हो रहा था मेरे को रात को। जब फ्लाइट में मैंने किया ना तब मेरे को दर्द वर्द कुछ भी नहीं हुआ। फ्लाइट से उतरने के बाद 1-2 घंटे तक, फिर जब हॉस्टल पहुँचा तब होना शुरू हुआ। और जब संडी भाई के साथ पिज़्ज़ा खा के मैं दोबारा हॉस्टल पहुँचा ना, इतनी तेज़ दर्द हो रहा था मेरे को कि मतलब मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि भाई अभी मेरे को डॉक्टर के साथ ले चलो। पर रात को सारे ENT के क्लिनिक्स बंद हो गए थे, क्योंकि ENT जो ब्रांच है ना वो इतना इमरजेंसी में नहीं आती ब्रांच। तो बड़े हॉस्पिटल्स में तो होगा डॉक्टर, पर इतनी इमरजेंसी में नहीं आती। तो क्लिनिक सुबह खुलता है, शाम को बंद हो जाता है। तो अभी सुबह सुबह मैं जाने लग रहा हूँ भाई। यहाँ पहले क्लिनिक पे आया तो बोले डॉक्टर अभी आया नहीं है, 3:30 बजे आएगा दोपहर में। उसका नंबर दे दिया। मैं कहा भाई 3:30 तक तो मैं पागल हो जाऊँगा यार। मेरे को पता है इस कान से ना अभी ये मान लो सिर्फ 20% सुनाई दे रहा है, मतलब आसपास की आवाज़ें मेरे को बहुत कम आ रही है, सिर्फ इस कान से आ रही हैं। इस कान से आ भी नहीं रही। इसको ऐसे थोड़ा नीचे खींचता हूँ ना तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, आ भी नहीं रही भाई इससे आवाज़। इसको अगर बंद कर दूँ ना ऐसा लगता है बहरा हो गया मैं भाई। मेरी तो मैं इस चीज़ के लिए पागल हो जाऊँगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया ऐसा कान में मेरे को एकदम से ही। तो टैक्सी वाला भी बहुत अच्छा था, 11,000 की टैक्सी आई थी। मैंने 50 का नोट दिया, कहता मेरा खुले ही नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास भी नहीं, क्या करें। कहता जा ऐसे ही चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच। गुस्से में नहीं, बड़े आराम से कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कस्टमर हो मेरे, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे पास 4,000 थे पर कल के खुले हुए बचे हुए, तो मैंने 4 दे दिए उसको। मैंने कहा इतने खुले मेरे पास, ये रख ले। तो चला गया वो दूसरी टैक्सी ऑर्डर करके। भाई दूसरे ENT क्लिनिक में चलता हूँ मैं। पता ये सोच सोच के पागल हो जाऊंगा कि मेरे कान में हुआ क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं कि किसी भी देश में जाके अगर आपको व्हीकल रेंट करना है, गाड़ी रेंट करनी है, बाइक रेंट करनी है, तो उसको चलाने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। तो गाड़ी रेंट करने के लिए या फिर वहाँ पे दूसरे देश में ड्राइव करने के लिए तो आपको चाहिए होता है अपने देश का नेशनल लाइसेंस, और उसके साथ चाहिए होता है ऐसा इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। अब आपका सवाल होगा कि ये जो इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट है ये आपका कहाँ से बन सकता है। तो एक ही कंपनी है इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, जो कि आपका ये लाइसेंस बना सकते हैं घर पे बैठे हुए। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अपना नेशनल लाइसेंस होना चाहिए उस कंट्री का। इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट होता क्या है, जैसे कि हमारा इंडिया का लाइसेंस जो आता है वो इंग्लिश में आता है या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आता होगा। तो उस लाइसेंस को अगर आपको मान लो सऊदी अरेबिया में गाड़ी चलानी है, या फिर UAE में, दुबई में गाड़ी चलानी है, या फिर ओमान में गाड़ी चलानी है, या फिर आपको मतलब किसी ऐसे देश में गाड़ी चलानी है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश से अलग है, या फिर मतलब उनको चाहिए होता है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट की ऐसी बुक हो। इसके अंदर आपका जो लाइसेंस है स्पेनिश, पोर्तुगीज़, ये अरेबिक, इन सब भाषाओं में ट्रांसलेट करके लिखा होता है कि आपके लाइसेंस पे क्या लिख रखा है। उनको तभी समझ में आएगा कि आपके लाइसेंस पे असली में लिख क्या रखा है। इस जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की बुक है इसमें भी यही लिख रखा है कि भाई ये बुक आपकी तभी वैलिड होएगी जब इस बुक के साथ आप अपना डोमेस्टिक ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाओगे। और ये जो आपका लाइसेंस बन के आता है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक होती है, क्योंकि इसमें आपका सारा लाइसेंस का ट्रांसलेशन लिखा होता है कि कब से कब तक आपका डोमेस्टिक वाला वैलिड है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस इसका है, अगर आप 1 साल का बनवाते हो तो $69, और अगर 2 साल का बनवाते हो तो $75, और अगर 3 साल का बनवाते हो तो $79, और अगर आप सिर्फ डिजिटल वाला वर्जन लेते हो तो उसका प्राइस है सिर्फ $59। ना आपको किसी ऑफिस जाना, ना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने,
घर पे बैठे हुए बस आपको डोमेस्टिक लाइसेंस चाहिए अपना, उसकी फ़ोटो अपलोड करो और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करके थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो और लिंक से जाके आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल वाला बना सकते हो और टेंशन फ्री दूसरे देशों में गाड़ी रेंट करके चला सकते हो। भाई अब एक दूसरा क्लिनिक है, गूगल पे सर्च करा, वो यहाँ से 11 मिनट दूर है, 12:30 बजे बंद हो जाएगा, 10:40-45 हो चुके ऑलरेडी, 11 मिनट वॉक है तो वॉक ही कर लेता हूँ। फिर एक और है, मतलब डॉक्टर्स के नाम से है यहाँ पे, मैंने ENT स्पेशलिस्ट आसुंसियोन सर्च करा ना, ENT डॉक्टर आसुंसियोन, तो ये 3-4 आ गए थे, पता नहीं भाई क्या हो गया कान में, अब मस्त सुनाई दे रहा है, अब इसको छोड़ते ही सुनना बंद। चलते चलते कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ब्राज़ील आ गई, पर अपने पास इनका 5 साल का वीज़ा है तो अब नीडेड नहीं है। पहुंच गया भाई वॉक करते करते दूसरे क्लिनिक पे, ये वाला है OIR ऑडियोलॉजी का, पता नहीं क्या है। भाई मेरे कान में से ये निकला है भाई, मेरी तो फट गई भाई। यहाँ पे काम हो गया, मतलब मेरे को एकदम से ऐसा लगा, मैंने आपको दिखाया ना, उसने दोनों ईयर चेक करे पहले मेरे, तो कहती आप बहुत ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करते हो, मैंने कहा हाँ भाई करता तो हूँ मैं हेडफोन्स यूज़, तो कहती उसकी वजह से ना, डॉक्टर लेडीज़ थी कि उसकी वजह से आपका जो ईयर वैक्स है वो अंदर जमा होता गया और सॉलिड बन गया बिल्कुल। तो यार मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी कान साफ़ तो करा ही नहीं है किसी से भी, मतलब जो रोड पे बैठते हैं डॉक्टर, किसी से भी कान साफ़ मैंने कराया नहीं है। आपका जो ईयर वैक्स है ना, वो आपके ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, प्लस वो थोड़े थोड़े दिनों में ऑटोमेटिक कान में से निकल जाएगा। मेरा भी हो जाता था ऐसे, आपका भी होता होगा कि मतलब ऑटोमेटिक ईयर वैक्स आपके कान में से गिर जाता होगा, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, पर मेरा भाई इतना बड़ा बन गया था, तो जैसे ही वो निकाला ना वैसे ही उसने कहा अब सुनाई दे रहा है, मैंने कहा हाँ, पर उसने कहा आपका ईयर ड्रम भी डैमेज हुआ है इस चीज़ में, आपने फूंक मारने की ऐसे कोशिश करी है, उसके बाद आपका जो ईयर ड्रम है वो भी डैमेज हुआ है और इसको हील करने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा भाई मेरी तो भी फ़्लाइटें हैं, सूरीनाम जाऊंगा, फिर वहाँ से इंडिया जाना है मेरे को, तो कहती आपके और दिक्कत होएगी, फ़्लाइट में आपको दर्द होने वाला है बहुत ज़्यादा और इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। मैंने कहा भाई ठीक है, तो कहती दवाई दे दी, अब ये दवाई लेने में जा रहा हूँ, दिन में 3 बार लेनी है मेरे को ये दवाई, और ये क्या चल रहा है, दिन में 3 बार मेरे को दवाई लेनी है और ये ख़रीद के लेके आता हूँ। फिर चलते हैं अपने हॉस्टल। भाई ऐसा लग रहा है, सोचो यार किसी बहरे आदमी को दे दो आप कि अब से तू सुन सकता है ना, वैसी वाली फीलिंग आ गई। मेरे को तो नहीं पता यार उनको कैसी फीलिंग आएगी, और मेरे को तो यार हा भाई इतना बड़ा, वो देख के ही मैं डर गया यार, कैसे कान में पड़ा हुआ था मेरे, बड़ा ही आराम से निकाला। डॉक्टर ने कहा जब दर्द होए तो मेरे को बताते रहना, मेरे को दर्द एक बार भी नहीं हुआ, 3-4 बार पानी वानी डाला, फिर ये वो डाली डिसइंफेक्टेंट बाद में, तो सही हो गया अपना, मतलब अभी तक पूरा सही तो नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है मेरे को इंडिया जाके काफ़ी रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट का क्या मतलब है कि दवाई वगैरह टाइम पे लेते रहो, इसमें रेस्ट से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कान के अंदर है, कोई मसल वगैरह टीयर नहीं हुई है मेरी कि रेस्ट करूँ। ठीक है भाई, हो भाई मेरा तो फट गई थी कि मेरी कान का पर्दा गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेरी फट गई और सर्जरी करानी पड़ेगी। हे भगवान इतना नहीं हुआ, लाख शुक्र है। आगे भाई फार्मेसिया, उस बंदे ने बताया था, एक बंदा आ गया वहाँ पे, कहता मैं आपका ट्रांसलेट करके आपको समझाता भी रहूँगा डॉक्टर क्या कह रही है, और आप मेरे को बताते रहना कि आप क्या बताना चाहते हो डॉक्टर को। वहीं पे काम करता था हॉस्पिटल में ही। ये फार्मेसी आ गई, दवाइयाँ खरीद लेते हैं भाई। इस दुकान से मैंने दवाई खरीद ली, पर भाई दवाई का प्राइस पड़ा $80,000 के करीब, कुछ 80,000 पैराग्वेन गुरानी, मतलब $10 के करीब मान लो आप। 2 डब्बे दिए हैं, और भाई पैराग्वे की आईडी मांगने लग गई लड़की मेरे से, कहती पैराग्वे की आईडी नहीं है तो देंगे ही नहीं। मैंने कहा भाई पैराग्वे की आईडी का क्या मतलब, मैं इलाज करा के आया, मेरे को दवाई चाहिए। तो उसने फिर आखिरी में दे ही दी, पता नहीं क्या बोल रही थी, फिर मैंने कहा पैसे दूँ, तो कहती चल दे दे। तो 80,000 में दवाई आई हैं और 1,20,000 मांगी है, मैंने बताया नहीं बताया, तो पूरे 2 लाख हो गए, लगभग $30 के करीब। भाई ये अपना हॉस्टल, और इसके $7 दे रहे हैं। संटी भाई दूसरे वाले में रुके हुए थे जिसके $10 दे रहे थे लगभग। तो संटी भाई मैं आज सुबह इलाज करा के आ गया, तो अभी हॉस्टल वाला बंदा आ गया था, हम कह रहे थे ये वाला बेड ही दे दो, सेम कमरे में हो जाएगा। तो संटी भाई आप सुबह से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे जब मैं कह रहा था मैं तड़प रहा हूँ?
कहाँ, मैं तो सोने लग रहा था, आप ही नहीं गलत किया, दूसरा हॉस्टल बुक कर दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी मैं वैक्स निकलवा के आया हूँ, मैं तड़प रहा था, तो अमेरिका में होते तो क्या होता है ये? आपने जैसे वर्ड यूज किया कि तड़प रहा था, तो उसी टाइम करते हैं। नहीं ऐसे नहीं तड़प रहा था कि मर रहा था, पर हाँ सुनाई नहीं दे रहा था। कब, अब ये बोलो कि तड़प रहा था, मर रहा था, क्या कर रहा था पहले? नहीं मैं मतलब मतलब अमेरिका के अंदर अगर आपको पेन है तो पेन का इलाज वो करेंगे उसी टाइम ही। अगर आपको पेन नहीं है, आप ऐसे ही कह रहे हो कि भाई मेरे को क्लीनिंग करानी है, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपॉइंटमेंट मिल सकती है 1 सप्ताह के बाद की से लेके 1 महीने के बीच में। अच्छा तो भाई अमेरिका में ये थोड़ा दिक्कत है। मैं तो शुक्र मना रहा था कि मैं अमेरिका जैसे देश में नहीं हूँ अभी घूमते वक्त, वरना संटी भाई के घर पे अगर मैं होता या फिर अमेरिका में घूम रहा होता और ऐसा हो जाता तो मैं मतलब नॉर्मली गया था, मैं वहाँ पे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उनके हिसाब से ये चीज़ इमरजेंसी नहीं है। और ईएनटी का डिपार्टमेंट वैसे भी कहीं पे भी इमरजेंसी में इतना आता नहीं है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स मिल जाती है ईएनटी के, पर मैंने भी हॉस्पिटल में काम करा था ना, वहाँ पे भी ईएनटी के डॉक्टर्स बुलाने के बहुत देर बाद आते थे, क्योंकि ईएनटी एक इमरजेंसी टाइप नहीं है, क्योंकि थ्रोट होता है उसमें, नोज़ होता है और ईयर होता है, तो इतना मतलब उसको इमरजेंसी नहीं मानते। तो अमेरिका में यही है भाई, मैं 1 हफ्ते तक बहरा रह सकता था या फिर 1 महीने तक। मैं उनको कहता भाई सुनाई नहीं दे रहा, तो वो कहते अच्छा वैक्स है, आ जाना 1 महीने बाद निकलवाने। और बिल आता मेरा एज ए टूरिस्ट, मेरे पास कुछ भी मतलब इंश्योरेंस नहीं था। बिल कितना आता भाई अराउंड? बिल आपका कम से कम आता है, डॉक्टर जो लेता $150 से $200 के करीब, और फिर जो भी मेडिसिन लिखता तो वो, और वही है। बट मोस्टली लोगों के पास इंश्योरेंस $500 आता, मतलब आ जाता आपका $300 के करीब आता। $300 के, तो $300 का काम यहाँ पे $30 में होगा। जाते ही मेरे को अटेंड कर लिया। वैसे वो दूसरे वाला भी कह रहे थे कि भाई 4 बजे आना, पर उन्होंने देखा कि फॉरेनर है बंदा, इसकी मदद हमको करनी चाहिए, तो उन्होंने मेरी मदद करी। और $30 में दवाइयों के साथ, डॉक्टर ने तो मतलब दवाइयों के साथ ही बता रहे हो ना आप भी? हाँ, दवाइयों के साथ। दवाइयाँ बहुत महंगी है ना अमेरिका में? भाई अमेरिका में सब कुछ महंगा है। जहाँ पे सैलरी अच्छी मिलेगी ना किसी भी देश में, उस देश में सब चीज़ें महंगी होंगी। भाई सुबह से मैं रेस्ट ही कर रहा था, और आज मेरा बैग भी नहीं आया, तो बिना नहाए धोए ना बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और पैराग्वे कैपिटल और पूरे पैराग्वे देश में इतना कुछ है भी नहीं करने को, इसलिए हम 2-3 दिन रुकेंगे यहाँ पे। तो अब हो चुकी है रात और हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। पैराग्वे इतना बड़ा देश है, पर यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी थाई रेस्टोरेंट के साथ मिक्सड है। मतलब वही रेस्टोरेंट वाले इंडियन खाना बनाते हैं, वही रेस्टोरेंट वाले थाई खाना बनाते हैं। और भाई मेरे को एक रिकॉर्ड बनाना है अपने मन के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, कि हर देश में जाके मैं इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर खाता हूँ। और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसका आप नाम ले दो जिसमें इंडियन रेस्टोरेंट ऑपरेशनल हो और वहाँ पे मैंने ना खाया हो। आप में से कमेंट करके बता देना कोई ऐसा देश हो जिसमें इंडियन रेस्टोरेंट ऑपरेशनल हो और मैंने ना खाया हो। वेनेजुएला में एक आता है इंडियन रेस्टोरेंट, उसके 20 रिव्यू हैं और वो ऑपरेशनल भी नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला में शायद अब ज़्यादा इंडियंस रहते भी नहीं हैं। चलो चलते हैं भाई पैराग्वे इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। टैक्सी हमने बुला लिया, यही है टैक्सी। लो भाई ये पहुंच गए हम इंडियन रेस्टोरेंट। देखो यहाँ पे लिखा है सवादी, और ये तो सवादी खां जो कुछ वेलकम बोलते हैं शायद थाई लैंग्वेज में, वही तो नहीं है ये? और लिटिल इंडिया भी यही रेस्टोरेंट है। तो भाई ऐसे ही बस अपने लिए खुशी के लिए मैं हर देश में चला जाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। और कोई बंदा मेरे से पूछे कि आपको कहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिले, तो अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला, फिर हो गया नारू, फिर हो गया आपका शायद टोंगा, फिर हो गया आपका किरीबाती में नहीं होगा शायद इंडियन रेस्टोरेंट, फिर शायद मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में मैंने नहीं खाया इंडियन रेस्टोरेंट। नहीं, मार्शल आइलैंड पे था ही नहीं इंडियन रेस्टोरेंट, और माइक्रोनेशिया में मेरे पास टाइम नहीं था। शायद एक देश है, हाँ माइक्रोनेशिया शायद, जिसमें मैंने नहीं खाया इंडियन रेस्टोरेंट, और वहाँ पे था कुछ ऐसा है। तो चलते हैं भाई अंदर, इसके देखते क्या प्राइसेस वगैरह हैं। और इंडियन थाई रेस्टोरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे शेफ़ इंडियन होगा, तो देखते हैं कैसा क्या खाना होता है। भाई ये है इंडियन फूड का मेन्यू, पीछे इसके थाई फूड है, खाते हैं। भाई ये आ गया अपना खाना। ये चावल तो फ्री देते हैं सारे, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि नान कैसे खाना होता है। सारे फॉरेनर्स के साथ ये दिक्कत है, इनको पता ही नहीं होता नान खाना कैसे है। इनको लगता है चावल के साथ खाना है और इसको ब्रेड की तरह तोड़ के खाना है, क्योंकि लोग लिखते हैं ब्रेड वाले सेक्शन में। तो ये चावल हमेशा फ्री दे देते हैं। ये चिकन टिक्का मसाला ये है 85,000 का, लगभग $11 मान लो आप इसको। ये था चिकन प्लेटर 75,000 का $10, और एक नान है $3 ईच। भाई की लस्सी $3 की, ये मेरी कोक शायद $1.5 की। खाते हैं भाई। खाना खा लिया भाई, बिल आया 2,40,000 गुरानी, तो लगभग $35 के करीब बिल आया।
जो कि थोड़ा ज़्यादा है पैराग्वे के हिसाब से। थोड़ा रेस्टोरेंट मेरे को महंगा भी लगा, प्लस खाना यार मैं कहूँगा 10 में से 5 नंबर, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। कई रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें आप उंगली चाट के खाना खा जाओगे, पर ये उनमें से एक नहीं था। और मेरे को पता था ऐसा होगा, क्योंकि भाई कोई इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि सेम बंदा थाई खाना बना दे और सेम बंदा इंडियन खाना बना दे। ये मेरे को पता था ऐसा ही मिलेगा। कल मैं आने भी नहीं वाला, और इस शहर से भी बहुत ज़्यादा दूर है। 25,000 की तो हम टैक्सी लेके आए हैं, 25 की लेके जाएंगे, 50,000 तो सिर्फ टैक्सी वाले को देंगे हम यहाँ की करेंसी। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कल घुमाऊँगा आपको यहाँ पे असुनसियोन का शहर, क्योंकि कुछ भी नहीं है शहर में करने को। 1-2 स्पॉट्स हैं, वो कल हम कवर कर लेंगे। क्या हो गया? कुत्ते की तरह क्यों छीके? वो कुत्ता भी भौंक रहा है पीछे। वो कुत्ता भौंक रहा है, मैं तो इंसान है रे बाबा। कितना आया बिल? 2,40,000। तो कल मैं आपको घुमा दूंगा असुनसियोन का शहर पैराग्वे में। पैराग्वे की बॉर्डर टाउन में पहले आ चुका हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ब्राज़ील से इलीगल क्रॉस करके आया था मैं, ड्रोन खरीद के लेके गया था उस टाइम। पर अब मैं कैपिटल सिटी आया हूँ पैराग्वे की, वीज़ा वगैरह लेके लीगली एंटर करा है। तो कल मैं आपको घुमाऊँगा 2-4 जो जगह हैं पैराग्वे में घूमने वाली। पूरा पैराग्वे जंगल ही एक तरह से, बिल्कुल ही मतलब साउथ अमेरिका वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पैराग्वे है। कल मैं आपको दिखाऊंगा इनका कैपिटल शहर। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। मैं हूं अभी पैराग्वे की कैपिटल असुनसियोन में। कल पूरे दिन रेस्ट करा भाई मैंने, अपना कान का इलाज करा के। और मेरे कपड़े कल आने थे, बैग कल आए नहीं, क्योंकि गोल एयरलाइंस की एक ही फ़्लाइट आती है। जैसे कल सुबह आ गई होगी तो उनका ऑफिस 12 बजे बंद हो गया। आज शाम की फ़्लाइट है तो उनका ऑफिस खुलेगा ही 1:30 बजे। मेरे साथ सारा उल्टा हो गया। तो 1:30 बजे उनका ऑफिस खुलेगा तो उनको मैसेज करूँगा कि भाई मेरा बैग भिजवाओ। अगर आज नहीं भिजवाया फिर तो कल तो यहाँ से फ़्लाइट ही है। तो आज मैं आपको असुनसियोन घुमाऊँगा। प्लस अभी मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खाने। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था यार इन लोगों ने कल, तो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। संटी भाई अभी काम कर रहे हैं थोड़ा अपना, वो पिज़्ज़ा हट ही मिलेंगे मेरे को, 5-10 मिनट बाद आ जाएंगे। भाई ये पिज़्ज़ा हट तो मैं आ गया। इतना शोर हो रखा है ना यहाँ पे, या तो मेरा कान ही ज़्यादा खुल गया या फिर शोर कुछ ज़्यादा ही है। कल भी आया था, इतना ज़्यादा शोर था यहाँ पे भाई, हद से ज़्यादा। अभी चले जाएंगे सारे लोग थोड़ी देर में। भाई यहाँ पिज़्ज़ा हट में खाना तो खा लिया हमने, और मैंने बैग के लिए कॉल कर दिया आज उनको। तो उस बंदे ने फ़ोन उठाया एयरपोर्ट वाले ने, कहता आपने रिसेप्शन में पता करा, हमने तो कल ही भिजवा दिया था आपका बैग। अबे कहाँ भिजवा दिया भाई, रिसेप्शन वाले ने मेरे को कुछ बताया नहीं। पता नहीं, अपना हॉस्टल भी ऐसा ही है, कोई बड़ा सा हॉस्टल होता तो सही रहता। बिल्कुल छोटा सा हॉस्टल है ये, और ऐसा ही रिसेप्शन वाला। रिसेप्शन है ही नहीं पूरे हॉस्टल में, मतलब वही एक डेस्क सी बना रखी है, उस पर एक लैपटॉप सा रखा है। भाई मेरे तो घबराहट सी हो गई अब, जब उसने कहा हमने तो भिजवा दिया बैग, और कल ही भिजवा दिया था हमने तो। अरे यार अब मैं भागता जा रहा हूँ। वो कह रहा है मैं आपको 2 मिनट में दोबारा फ़ोन करूँगा, कंफर्म करूँगा कि भिजवाया था या नहीं भिजवाया था। पर कह रहा कि मैंने भिजवा दिया था आपका बैग। भाई हॉस्टल में ही था मेरा बैग, और ये बंदा कह रहा मेरे को पता नहीं था किसका है, तो मैंने यहाँ रख लिया था। चलो भाई मिल गया मेरा बैग, ग्रासियस। ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा है इन्होंने, रश वश ये वो। अरे यार बड़ा पागल इंसान है यार, इस पर मेरा नाम कहीं लिखा तो होगा ही था भाई, कुछ नाम ही नहीं लिखा। सही कह रहा है ये बंदा भी, इसकी भी गलती नहीं है, मेरा कहीं नाम ही नहीं लिख रखा। चलो कोई नहीं। चलो भाई ऑफिशियली वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पैराग्वे की कैपिटल से, असुनसियोन से। बैग अपना मिल गया भाई, मेरे को टेंशन हो गई थी। मैंने कहा कम से कम ये मान लो 20-25 हज़ार का तो नुकसान हो ही जाता है मेरा, अगर ये बैग कहीं पे गुम हो जाएगा तो। 3-4 हज़ार का बैग है, 10-15 कच्छे, 10-15 टी-शर्ट, 3-4 पैंटें और 10-15 चीज़ें, तो आराम से 25-30 हज़ार का तो अपना सामान था ही उसमें। तो थोड़ी पहले पैराग्वे के बारे में बता देता हूँ। पैराग्वे कंट्री है साउथ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में। इसके वेस्ट साइड में लगता है बोलीविया, इसके ईस्ट साइड में लगता है ब्राज़ील, और इसके साउथ में लगता है अर्जेंटीना। तीनों देश में विजिट कर चुका। पैराग्वे एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसका कोई भी बॉर्डर ना समुंदर पे नहीं लगता। सिर्फ 61 लाख लोग पूरे पैराग्वे में रहते हैं, उसमें से भी 20 लाख लोग असुनसियोन में रहते हैं, इनकी कैपिटल सिटी में। पैराग्वे की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 हैं, एक है स्पेनिश, सब लोग स्पेनिश बोलते हैं, और दूसरी है गुआरानी। जो गुआरानी है इनकी लोकल लैंग्वेज थी, और स्पेनिश इनकी लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इन पे ऊपर राज स्पेनिश ने करा था, स्पेनिश कॉलोनी थी पहले ये। ब्राज़ील के अलावा पूरा साउथ अमेरिका और गुयाना और सूरीनाम को छोड़ के सारा स्पेनिश था पहले। तो स्पेनिश से इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1811 में, और जो अभी इनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था 1992 में। तो काफ़ी हाल फिलहाल का नया ही कॉन्स्टिट्यूशन है इन लोगों का। और जो इनकी करेंसी का नाम है, मैं आपको भी करेंसी इनकी दिखाऊंगा, उसका नाम है पैराग्वेन गुरानी। जो इनकी लैंग्वेज का नाम है ना, सेम इनकी करेंसी का नाम है गुआरानी।
और जो इनकी करेंसी की वैल्यू है ना वो है $1 में आते हैं लगभग 7,500 से 7600 गुआरानी के करीब। ये हैं भाई इनके नोट, सेंट्रल बैंक ऑफ पैराग्वे। ये 2000 गुआरानी का नोट है। फिर इसके पीछे ये 10,000 गुआरानी का नोट है। फिर इसके पीछे है ये 20,000 का। यही बचे हैं मेरे पास, एयरपोर्ट से मैंने निकलवाए थे। तो 1 लाख गुआरानी तक के नोट है इनके पास, और 50,000 का भी था और 5,000 का भी आता है। ये वाला प्लास्टिक का है और 5,000 का प्लास्टिक का आता है, और सारे कागज़ के हैं। तो इस 20,000 की वैल्यू लगभग ये मान लो आप $3 से भी कम है। तो इनका जो सबसे बड़ा नोट है उसकी वैल्यू आज की तारीख में $13.5 है। तो ये वाली करेंसी यहाँ पे यूज़ होते हैं। पर देखो इस पर नाम भी ये लिखा गुआरनीज है, पता नहीं क्या है। तो ये मैंने भाई, हाँ भिखारी को दे दो पहले बे साले। और भाई सारी साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में जो आपको कंट्रीज मिलेंगी, मतलब मेनली जो स्पेनिश कॉलोनीज मिलेंगी ना, वो आपको ऐसी मिलेंगी। देखो सीधी रोड जा रही है, आगे तक सीधी जाती रहेगी। ये नहीं मार जाएगा टक्कर, नहीं मार रहा हो टक्कर में, बिल्कुल सीधी जाती रहेगी। तो मतलब ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है क्रॉस सेक्शंस में अपनी रोड्स को। पूरे साउथ अमेरिका में ब्यूनस एयर्स से आप आए थे, वहाँ पे भी ऐसी रोड है ना, सारी की सारी ऐसी है। पर ब्राज़ील में ऐसी रोड नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी। और पूरे सेंट्रल अमेरिका में भी ऐसी रोडें थी। ये इनकी बस आ गई, ये आंटी ने बस रुकवा दी, हमको क्रॉस करनी है सड़क। और भाई ये जितनी भी रोड है ना सारी वन वे हैं। तो मतलब इस तरफ की रोड ना ये इसी तरफ जाती रहेगी। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर ना ये स्पेनिश लोग बनाते थे कि वन वे ही बनाओ। इसमें दिक्कत भी है थोड़ी यार, क्योंकि आपको हर चौराहे पे रुकना पड़ता है। और थोड़ी सहूलियत सी भी है कि भाई एक ही तरफ का ट्रैफिक है तो ट्रैफिक जाम कम लगता है। ये वो कम पॉपुलेशन वाले देशों में तो सफल है भाई ये। पर अगर इंडिया जैसे देश में लागू कर दे तो भाई आप रुके ही रहोगे यहाँ पे। तो हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम है। इनके यहाँ पे है ही कुल 60 लाख लोग हैं पूरे देश में, और काफ़ी बड़ा देश है इनका। लो भाई एक होटल आया, उसका नाम भी क्या है, होटल गुआरानी। हर चीज़ को इन्होंने गुआरानी कर दिया। भाषा का नाम गुआरानी, करेंसी का नाम गुआरानी, होटल आ रहा है उसका नाम भी गुआरानी। ओ भाई पीछे बिल्डिंग कैसी लग रही है, भूतिया सी बिल्कुल। भाई ये दूर से तो कुछ लग रही थी कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, पर यहाँ पे लिखा है नेशनल बैंक है ये। मतलब होगा तो ये भी सरकारी बिल्डिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। रिजर्व बैंक जैसा होगा ये भी। तो आप देख सकते हो सारे पैराग्वे के फ्लैग लगा रखे हैं। पर आप नोटिस करना उस फ्लैग के बीच में जो मैं साइड में लगाता हूँ, रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे भी लिख रखा है। पर इन फ्लैगों के ना बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 कलर लगा रखे हैं। ये आ गया इनका पार्क, और ये वाला गेम ही खेलते रहते हैं, चेकर्स, पता नहीं क्या गेम का नाम है। काफ़ी सारे देशों में देख लिया मैंने, ये नॉर्मल सा है। ये आ गए भाई इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, ये है नेशनल पैंथियन ऑफ पैराग्वे। सेम मैंने आपको वेनेजुएला में दिखाया था। ये पैंथियन का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है जो पैराग्वे की हिस्ट्री के हीरोज़ थे ना, मतलब जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने इनकी इंडिपेंडेंस में मदद करी, या किसी भी किरदार में बड़े लोग जो माने जाते हैं, उनकी कब्रें यहाँ पे इनको दफन करा गया है। तो इनके ऊपर ये पैंथियन बना दिया इन्होंने। अब चलते हैं इसके अंदर, अगर बहुत ही छोटा सा है, चलते हैं इसके अंदर अगर ओपन हुआ तो। यस फौजी खड़े हैं यार यहाँ, तो जाने देंगे नहीं देंगे पता नहीं। ये है इसका मेन एंट्रेंस, मतलब मेन इस तरफ फेसिंग है, ये ओपन है। उस तरफ तो फौजी खड़े हैं, कहीं और से एंट्री होगी फिर इसकी। इसके बाहर ही इन्होंने ये लगा लिया। ये देखो एक पुरानी सी बिल्डिंग, अच्छी सिटी है। पर यार देश में पूरा इतना कुछ करने को नहीं है कि आप इतनी दूर से आओ या फिर किसी भी देश से पैराग्वे घूमने आओ। भाई ये बंद था, फौजी खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मेरे को एक लाइन आ गई। जब भी किससे पूछना होता है ना कि भाई कितने बजे खुलेगा, तो मैंने 3 शब्द सीख रखे थे, उन्हीं सबको ना मिला मिलू के एक सेंटेंस बना देता हूँ मैं। वन तो उसका मतलब होता है कितना, ठीक है। टाइम का होता है tiempo, और एबेर्तो और सिरादो हर दुकान के बाहर लिखा रहता है। एबेर्तो का मतलब होता है ओपन। अब इतनी बार पढ़ लिया कि मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैंने इनसे भी पूछा कि क्वांटोस टेम्पो एबेर्तो, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। तो उसने कुछ बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बंद है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है, बाहर से देख लिया बहुत है। पर मज़ा आया, मतलब ऐसे स्पेनिश सी बोल के कि हाँ भाई आज तो कुछ बोला है, ग्रासियास और ओला की जगह। ये पहुंच गए हम इनके मेट्रोपॉलिटन चर्च पे,
और ये इनकी यूनिवर्सिटी आ गई पैराग्वे की, और सामने समुंदर आ गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अर्जेंटीना का बॉर्डर लगता है वहाँ पे। ये चर्च ओपन है, इसके अंदर चलते हैं भाई। ये चर्च के अंदर आ गया मैं, और कोई भी नहीं है यहाँ पे, पीछे 2-4 लोग खड़े हैं बस। और इतनी ठंड है भाई इसके अंदर, पता नहीं कैसे, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर इतनी ठंड है। वो साइड में वेटिकन सिटी का फ्लैग लगा है, उस तरफ पैराग्वे का। वेटिकन सिटी इनकी मेन है ना क्रिश्चियंस के लिए, इसलिए। ये मेट्रोपॉलिटन चर्च ना आपको हर मतलब क्रिश्चियन देश में मिल जाएंगे ज़्यादातर। जो इनका मेन चर्च होता है पूरी सिटी का, कैथेड्रल मेट्रोपॉलिटियाना। अब करते हैं भाई पैराग्वे की जीडीपी के बारे में बात। यहाँ की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो है सिर्फ $7,500 के आसपास, पर इनकी परचेजिंग पावर $20,000 है। इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। जैसे हमको यहाँ पे टैक्सी काफ़ी सस्ती है, एयरपोर्ट से $5-6 में टैक्सी आ जाती है यहाँ तक, सिटी सेंटर तक। फिर कहीं खाना वाना खा लो या फिर सिटी के अंदर टैक्सी लेनी है ना, तो $1.5-2 से ज़्यादा की टैक्सी नहीं आएगी अगर आप सिटी के अंदर 4-5 किलोमीटर की लेते हो। तो ये मान लो साउथ अमेरिका में ना अभी वेनेजुएला के हालात अभी ख़राब हो रखे हैं, वरना वेनेजुएला काफ़ी अमीर था पहले, उसको हटा दें जिसमें क्राइसिस नहीं चल रही, तो शायद बोलीविया से इनकी ज़्यादा है जीडीपी। और बोलीविया में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते भाई। ये इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग आ गई, उस तरफ काफ़ी पुलिस खड़ी है, देखो पुलिस की कैसी कैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। चलो हमको तो यहाँ से नीचे जाना है भाई। पार्लियामेंट के साथ देखो कचरे के डिब्बे, कचरा ऐसे ही पड़ा है, पार्लियामेंट है इनका ही। और भाई यहाँ पे टूरिस्ट ना आने का मेन रीज़न ये है कि इस पूरे देश में कुछ भी नहीं है करने को, इसलिए मैंने इतना डिले करा यहाँ पे आना। और प्लस मैंने सोचा था यार दोबारा जाऊँ ना जाऊँ, एंट्री तो कर चुका मैं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अपनी खुशी के लिए एक बार वीज़ा लेके चले ही जाते हैं। और वीज़ा लेना भी बहुत ही मुश्किल है यार। जो पैराग्वे का वीज़ा है ना, वो एम्बेडर आपको इशू ही नहीं कर सकता। जिस भी एम्बेसी में जाओ, किसी एम्बेसी का अथॉरिटी नहीं है कि आपको पैराग्वे का वीज़ा इशू कर दे। इनको मिनिस्ट्री के पास भेजना पड़ता है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन, और तब मिनिस्ट्री जब अप्रूव करती है ना, तब एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। तो सोचो एम्बेडर के पास भी इन्होंने इतनी पावर नहीं दे रखी कि किसी टूरिस्ट को वीज़ा इशू कर दें। मतलब हमारे जैसे देशों में से जिनका पासपोर्ट वीक है, इंडिया हो गया पूरा, अफ्रीका हो गया और इंडिया के आसपास वाले देश, उनका वीज़ा एम्बेडर भी इशू नहीं कर सकता, इतनी भी पावर नहीं है। मेरा भी भाई 45 दिन में वीज़ा इशू हो गया था। अर्जेंटीना में अप्लाई करा था और इंडिया में कलेक्ट करा था। इनके वीज़ा की फ़ीस शायद $65 है, पर मेरे को इंडिया वालों ने ज़बरदस्ती, इंडिया की जो एम्बेसी थी वहाँ पे जो इंडियन बंदा बैठता है, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी भाई बिल्कुल। क्या पता मैं अंदर जाके बात करता ना तो बात सुन भी लेते। ज़बरदस्ती मेरे को $100 का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चिपका है उन लोगों ने, क्योंकि इंडियंस की आदत होती है, इंडियंस की टांग खींचते हैं। एम्बेसी के अंदर तक नहीं घुसने दिया मेरे को, सब कुछ मैं गार्ड से बात कर रहा था या फिर इंडियन बंदे से बात कर रहा था। और मैं यही वीज़ा अर्जेंटीना में लेता ना $65 का पड़ता। अब आप लोग कहोगे काफ़ी एम्बेसियों में ना अंतर होता है वीज़ा के प्राइस में, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बात है। पर कई देश ऐसे हैं जिनकी वीज़ा की प्राइस बिल्कुल फिक्स है हर एम्बेसी में। अर्जेंटीना में मल्टीपल एंट्री वीज़ा $100 का ही था, उसने बताया था हमको। वो 65 वाला इशू नहीं करना चाहता था, इंडियन ने हमारी बात ही नहीं सुनी यार, उसने करा ही नहीं काउंसलर से मेरी बात, वरना मेरे को 65 पे पड़ता। चलो कोई नहीं, तो एक दिन के लिए मैं इतनी दूर से फ़्लाइट लेके आया हूँ, इतनी महंगी, अब यहाँ से इतनी महंगी फ़्लाइट लेके जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ ब्राज़ील वगैरह से कनेक्शन है और देशों से बहुत महंगे कनेक्शन है। और इतना महंगा वीज़ा लेके आया और कुछ भी नहीं है पूरे देश में करने को, इनकी कैपिटल ही है बस जो है। और जो पैराग्वे में जितनी भी आप रोड्स देख रहे हो, यहाँ पे सड़कें हैं, 80,000 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क है यहाँ पे पूरे पैराग्वे में, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 सड़कें पेव्ड हैं, मतलब जिन पे तारकोल बिछा के, मतलब पक्की सड़क जिसको कह सकते हैं वो है। 70,000 किलोमीटर की इनके पास कच्ची सड़कें हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्या डेवलप्ड देश है पैराग्वे, इसलिए यहाँ पे इतना टूरिस्ट का भी इन्फ्लो नहीं है। बोलीविया है तो गरीब, और वहाँ पे करने को बहुत कुछ है, ला पाज है, सॉल्ट फ्लैट्स हैं और सेंटा क्रूज, सुक्रे, पोतोसी, काफ़ी कुछ करने को है भाई। यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क आ गया चलते चलते। भूतिया सा दरवाजा खुद ही खुल रहा है, खुद ही बंद हो रहा है, दे अभी दोबारा खुले। ओ भाई, इस बार तो भूत ने ज़्यादा खोल दिया। कर दे भाई बंद, कोई नहीं। ये देखो अम्यूज़मेंट पार्क आया, ऐसे लग रहा है कोई हो जाके झूल लो इसमें, बिल्कुल सड़क पे, चलते हुए सड़क पे, ऐसे कुछ एंट्री वेंट्री। ओ दरवाज़ा खुल बंद हो रहा है, हवा चलने लग रही है। ओ भूत का नाम लेती भूत भी आ गए। तो इतना कुछ भी नहीं यार करने को। 3 दिन तो फालतू में ही आए हम,
एक ही दिन का शहर है, आप घूम घाम के अपना जा सकते हो। जो कंट्री काउंट करना चाहते हैं, कंट्री काउंट जो नहीं कर रहे हो ना आओ, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिस नहीं कर रहे आप। भाई चलते चलते संटी भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी, पानी की बोतल ली और मैं सोच रहा है पानी कहाँ से निकाल के देगा, इसके पास कुछ भी नहीं है और ये अंडे की रेडी है। भाई ने ये खोल ली कोको कोला की बोतल, इसके अंदर था पानी, वहाँ से लॉक कर दिया, अभी ये ऐसे खुल जाता है ढक्कन, कमाल है। 5,000 की दिया, 5,000 गुरानी की, मतलब लगभग ये मान लो आप 60-70 US डॉलर सेंट्स। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बस है, लिखा हुआ है अर्जेंटीना अलास्का, यार कमाल हो गया। भाई चलते चलते यहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू आ गया। अब वो शायद रोड क्रॉस करके देखना पड़ेगा क्या लिखा है। हम एक जगह और जा रहे हैं, असुंसियोन का बहुत बड़ा साइन है, वो ढूंढते हुए आए हैं हम यहाँ पे। तो अभी शायद टैक्सी यहीं से लेंगे तो वापस आता तक शायद मैं आपको दिखा दूँ। भाई बहुत ही गर्मी हो गई यार एकदम से, और कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है यहाँ का, धूप में चला ही नहीं जा रहा। हम उस बिल्डिंग तक जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा असुंसियोन लिखा था उस बिल्डिंग के पार्क में, पर यार वो बिल्डिंग लग पास में रही थी और है इतनी दूर, 500-700 मीटर दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं। अभी भी 500-700 मीटर बची है, हमने कहा नहीं जा सकते भाई, टैक्सी ऑर्डर कर दी, 9,200 गुरानी की आई है, हॉस्टल छोड़ देगी हमको। शाम को कुछ दिखा सकता हूँ तो दिखा दूँगा, कुछ नहीं है इस देश में करने को, इतना ही था जितना मैंने दिखाया है। भाई हम आ गए थे अपने हॉस्टल पे आके हमको क्या याद आया कि मैग्नेट लेना तो भूल ही गए, जो हर देश से कलेक्ट करता हूँ मैं। और इस देश में भी मैग्नेट की बहुत कम दुकानें हैं, एक दुकान मिली है उसका नाम है ला रिको कुछ करके ऐसा नाम है, वहाँ के लिए टैक्सी बुलाई है। अगर मौसम अच्छा होता तो मैं पैदल चला जाता, 1.5 किलोमीटर दूर है, पर मौसम बहुत ही बेकार हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमने टैक्सी बुला ली, $1.5 में टैक्सी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैग्नेट भूल गए थे यार, एयरपोर्ट में अभी मिले ना मिले, ऐसा एयरपोर्ट है छोटू मोटू सा। तो हम तो KFC में आके ठंड ली है हमने थोड़ी देर, और अब चलते हैं मैग्नेट खरीदने, क्योंकि 3:15 हो गए, यहाँ पे लगभग चीज़ें 5-6 बजे बंद हो जाती हैं। भाई यहाँ छोड़ दिया टैक्सी वाले ने, वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है यही है वो दुकान है, नहीं ये तो जीन्स की दुकान है। लो भाई मिल गई मस्त दुकान, पर लाइट गई भी है यहाँ पे, पता नहीं क्या सिस्टम है। मिल गए मैग्नेट तो घुसते ही, चूज़ कर लो भाई, यही मिलेंगे इस देश में ऐसे ही। भाई यहाँ मिल गए मैग्नेट, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, ये इनकी देश की ना शेप ऐसी है, ऐसे है इनका देश मेरे हिसाब से, हाँ ऐसे ही है कुछ, ऐसी शेप में है मैप पे। तो ये है 8,000 का, और संटी भाई ने जो लिया है वो है 10,000 का, उनका थोड़ा बड़े वाला साइज़ है। तो एक बार अब गिनती अगर इनकी सीख लो ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या तोड़ दिया भाई इनकी दुकान का, मत तोड़ो आप। भाई संटी भाई को ना ये पसंद आए हैं, इनमें ना ये चाय सी पीते रहते हैं, पता नहीं कैसे पीते हैं, कौन सा सही क्या लग रहा है, मतलब ये पूरा कप गोल वाला ज़्यादा सही लग रहा है। भाई ये मार्केट है, 1-2 दुकानें हैं, ये मतलब वही आतिशनाई मार्केट, ठीक है। इनका ला रिकोना होगा लिखोगे तो आप मार्केट में आ जाओगे, वैसे तो आप इस देश में ही क्यों आओगे। चलो भाई खरीद लिए मैग्नेट, अब चलते हैं वापस। वो कप जो थी ना, वो कप कह रही थी आंटी 20,000 का कप और 20,000 का चम्मच, तो मेरे पास कैश ही नहीं था उतना, तो नहीं खरीद पाए। भाई अभी जिस टैक्सी में आया ना मैं, उसके डैशबोर्ड में पड़ा था ये सिक्का 100 का, इसकी वैल्यू पता है कितनी, 100 गुरानी है ये, इसकी वैल्यू है 1.001 सेंट, मतलब 1 सेंट वैल्यू है इसकी अमेरिकन डॉलर में, मतलब ये मान सकते हो अब 1 रुपये का सिक्का है ये, कोई नहीं यूज़ करता है, 2018 में छापा है। 50 का भी आता है इनका, सोचो वो तो आधा पैसा, आधा रुपया, तो मैंने कहा ले लूँ, तो बंदा बोला ले ले। चलो भाई अब बज गए शाम के 6 और इस देश में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी घूमने का नहीं है, तो क्या ही करूँ यार। आगे वाले 2 देश जो हम जाने वाले इस ट्रिप में, और 2 देशों के बाद और मैं घर चला जाऊँगा, उन 2 देशों में भी लगभग कुछ भी नहीं है यार करने वाला, पर वो देश काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन दोनों देशों में लगभग 40% लोग जो है ना वो हिंदुइज़्म फॉलो करते हैं। साउथ अमेरिका में है दोनों देश,
तो आप गैस कर सकते हो कि कौन सा देश है। एक देश का तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो हिंदू ओरिजिन है। तो गैस कर लेना आप कौन से देश है। उन दोनों देशों में भी कुछ भी करने को नहीं है। कोलंबिया में मेरे को मज़ा आया तो हम 7-8 दिन रुके थे। वेनेजुएला में मैं 10 दिन रुका था। पर इन देशों में कुछ भी नहीं है। हम तो वापस से KFC खाने जा रहे हैं, फिर सोएंगे, कल की हमारी फ़्लाइट है। भाई आ गए अपने 2 सैंडविच और 6 चिकन विंग्स। भाई ये सॉस संटी भाई लेके आए थे अमेरिका से। तो चलो भाई खाते हैं। ये आ गया अपना कोक। सारा सौदा ये मिला के 1,10,000 गुरानी का आया है।